अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के वास्ते नावल की 24 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। इसके हाथ से फ़ौरन चाबी छिपटते अनादिल भागकर ड्राइविंग सीट पे बैठी थी और शहान के कुछ समझने से पहले ही वो गाड़ी उड़ा ले गई थी। अरे इसकी समझने तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी गाड़ी, शहान ने दांत पीसे थे। साइमा के हाथ से गाड़ी की चाबी खींचते शहान ने इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। अरे तुम, वो बेचारी खुद यहाँ पर बोर हो रही थी, इसलिए इसने घर जाने का फैसला किया था। यही पास ही में साइमा का घर था। वैसे वो अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहती थी। इतने अरसे बाद पाकिस्तान आने के बाद इसे शाह नवाज मीर ने अकेले रहने की इजाज़त ना दी थी, जिस वजह से वो इनके साथ इस्लामाबाद रह रही थी। मगर अब खसूसन तौर पर इस पार्टी के लिए वो लोग लाहौर आए थे और साइमा के घर पर रहायश पसीर थे। शहान की गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोले अंदर बैठी थी। शहान, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? साइमा इसकी ये स्पीड देखकर बहुत परेशान हुई थी। पागल लड़की, इतनी उनमें इतनी रश ड्राइव कर रही है अपनी गाड़ी को इसकी गाड़ी के आगे के पीछे दौड़ाते हुए मुसलसल अनादिल को मुलामत कर रहा था, जबकि साइमा की समझ बूझ ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। बदतमीज, जाहिल, फजूल इंसान। वो मुसलसल रोती हुई या कपलाते हाथों से ड्राइव कर रही थी। बेवफा, वो अपनी पूरी कुव्वत से चलाई थी। वो वाकई बेवफा ने था, इतनी जल्दी आगे बढ़ चुका था और वो आज भी वहीं खड़ी थी, पागल कहीं की। शहान को अनादिल पर शदीद गुस्सा आया था। आखिर ज़रूरत ही क्या है इतनी रश ड्राइव करने की? शान, तुम तो इस लड़की को छोड़ने जा रहे थे। हाँ, जा रहे थे ना? फिर वो तुम्हारी गाड़ी लेकर कहाँ जा रही है? ये तो पक्का तुम्हारी गाड़ी कहीं ठोक देगी। साइमा की इस बेवकूफ़ाना बात पर शान ने एक सर्द निगाह इस पर डाली थी, ऐसे जैसे कहना चाह रहा हो, भाड़ में जाए गाड़ी, मुझे तो सिर्फ इस गाड़ी चलाने वाले की फिक्र है। वो इलाका वैसे ही सुनसान था और शदीद गुस्से में होने की वजह से अनादिल ने गलत टर्न लिया था। ये कहाँ गई थी? उनके बहस वो ठीक से इसकी गाड़ी को नहीं देख पा रहा था। बहुत मुश्किल से इसे अनादिल की गाड़ी दिखी थी। हाय अल्लाह, ये कौन सी जगह है? एक साइड पे गाड़ी रोक के अनादिल के होशान अब खता हुए थे। बेवकूफ़ कहीं की, अब भूल गई ना रास्ता। शान ने इस गाड़ी से बहुत पीछे गाड़ी रोकी थी। घबरा कर अनादिल ने अपना फ़ोन निकाला था। बैटरी बिल्कुल डेड होने की वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। वो इलाका काफ़ी सुनसान और खौफनाक था। सड़क के इर्द गिर्द हर तरफ सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे और रात के इस पैर दरख्तों की सही सही की आवाज़ इसे खौफ में मज़ीद इजाफा कर दिया था। वो डरते डरते गाड़ी से बह निकली थी। खैर महसूस अंदाज में अब इसने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। शान भी अपनी गाड़ी से बह निकल कर तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। साइमा ने भी इसकी पैरवी की थी। अनादिल इसे गाड़ी में ना पाते शहान की तो मैंने सांस ही रुक गई थी। धुंध होने की वजह से वो इससे बह निकलता नहीं देख सका था। अनादिल अब पागलों की तरह इसे आवाज़ लगाते वो इधर उधर देख रहा था। इसे कहीं ना पाती हुई अब वो दीवाना वार एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। एक साइड पे खड़े साइमा बेयकीनी से इसकी ये दीवानगी देख रही थी। दिल थोड़ा आगे जाने पर इसे ज़मीन पर गिरा हुआ एक वजूद दिखा था। दिल शाह ने इसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा था। इसके सर से खून बह रहा था। वो बेहोश हो चुकी थी। घने अंधेरे की वजह से मुसलसल आगे बढ़ती हुई अनादिल का पैर एक जगह पर बुरी तरह से फिसला था और वो ऊंधे मुंह गिरी थी। नीचे पड़ी हुई एक बहुत बड़े साइज के पत्थर से इसका सर टकराया था। टकराव इतना शदीद था कि वो वहीं फौरन बेहोश होशोवास से बेगाना हो चुकी थी। वो फौरन इसे अपने बाहों में भरता भागता हुआ अपनी गाड़ी तक लाया था। क्या हुआ इसे? साइमा ने हैरत से पूछा था, जबकि शान ने बिल्कुल इसे नज़रअंदाज करते अनादिल को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया था और खुद भागता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। साइमा भी फौरन अगली सीट पर बैठी थी। क्या कर रहे हो शान? शान कितनी रश ड्राइव की वजह से साइमा का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। अस्पताल जाना है, जल्दी जाना है। वो इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका था। नामुमकिन है शान, हम लोग इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं बहुत वक्त लग जाएगा और वैसे मौसम भी बहुत ख़राब है। धुंध तो देखो। तो क्या करूं, इसे मरने दूं? वो पूरी कुव्वत से चलाया था जिस पे साइमा बुरी तरह सहम गई थी। एक काम करते हैं, इसे घर ले चलते हैं, चोट इतनी गहरी नहीं लग रही, मैं देख लूँगी। अब की बार साइमा ने बहुत ठहर ठहर कर कहा था और शान को भी इसकी बात गलत नहीं लगी थी। वो डॉक्टर थी, वो अनादिल को बचा सकती थी। शान अपने कमरे के बहर अस्तराब की हालत में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। क्या हुआ? साइमा की बहरती आंखों में फिक्रमंदी का तसर नहीं है, शान ने पूछा था। कुछ खास नहीं, मामूली सी चोट है, शायद डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो गई है। सुबह तक होश आ जाएगा। शान की जान में जान आई थी।
اسی سوچ کے تحت شاہ نے فوراً ہی شاہ نواز بیگ کو کال کی تھی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو انفارم کر دے کہ انادل کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت سائمہ کے ساتھ ہے۔ صبح تک وہ گھر پہنچ جائے گی۔ رات کے تقریباً 12 بجے شاہ نے اگستی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ انادل کو پرسکون انداز میں بستر پر سویا دیکھ کر اسے اپنے اندر ایک سکون سا ترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر سے دوسرے کمرے میں بیٹھا سائمہ کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جب سائمہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی تو شاہ جہاں آیا تھا۔ کچھ دیر ٹکٹکی باندھے وہ انادل کو دیکھتا رہا، پھر بہت اگستی سے بغیر کسی حرکت کے وہ پلنگ کی دوسری طرف آ کر لیٹا تھا۔ انادل کے قریب ہوتے پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے اب اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں انادل کا چہرہ چمکا رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر شاہ کے دل نے بغاوت کی تھی، اور اپنے دل کی اس بغاوت پر لبیک کہتے وہ انادل کے مزید قریب ہوا تھا۔ محبت سے چور انداز میں اب اس نے انادل کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی تھی۔ اب وہ دیوانہ وار اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ شاہ آج واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ چاہے انادل اس سے دور رہے مگر وہ زندہ رہے اور خوش رہے۔ شاہ کی آنکھوں سے بہتا پانی اس کی تھوڑی سے نیچے تک سفر کرتا انادل کے گال پر گرا تھا۔ وہ نیم بہوشی کی حالت میں بھی بے چین ہوئی تھی۔ شاید شاہ کی کربت کا اثر تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اب وہ اس سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ انادل کے اوپر بلینکٹ درست کرتے ابھی وہ اس کا ہاتھ پر بلینکٹ ڈالنے لگا تھا کہ اس کے دل نے ایک بار پھر بغاوت کی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفتار میں لیتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ شاہ کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہی انادل نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، ایسے جیسے اسے خود سے دور جانے نہ دینا چاہتی ہو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ بلینکٹ اپنے اوپر بھی ڈالے انادل سے چند انچ کے فاصلے پر وہ بھی لیٹ گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی انادل کی گرفتار میں تھا۔ شاہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں موند کیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کی کربت کے احساس میں پرسکون سو رہے تھے۔ فجر کی اذان پر شاہ کی آنکھ کھولی تھی۔ اپنے پہلو پر اپنی جانِ عزیز کو سویا دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ بہر آتی اس کی ٹکر سائمہ سے ہوئی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ سائمہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، تبھی اسے خیال آیا وہ تو رات میں انادل کو اکیلا چھوڑ رہی تھی، اسے ایک بار تو اسے دیکھنا چاہیے تھا۔ شاہ کو اس طرح کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر سائمہ کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ سب سمجھ چکی تھی۔ اسے مت بتانا کہ میں یہاں آیا تھا، وہ اب بھی نظریں چرا رہا تھا۔ کیوں؟ سائمہ نے ہاتھ باندھے استغفار کیا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں اور مجھے دونوں کو زندہ زمین میں درگور کر دے تو اسے کچھ مت بتانا، یہ کہہ کر وہ فوراً ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ شاہان وہ یکدم ہی اٹھی تھی، سر میں درد ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ اس کالون کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، شاید اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ کیسی ہو تم؟ سائمہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چند لمحوں میں انادل اسے پہچان چکی تھی۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ انادل نے ارد گرد دیکھا، یہ جگہ انجان تھی۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر سائمہ نے اسے سب بتا دیا تھا، مگر اس کہانی سے اس نے شاہ کے کردار کو بالکل نکال دیا تھا۔ انادل کی نماز پڑھنے کے بعد ملازمت سے کہہ کر سائمہ نے ناشتہ منگوایا تھا۔ ناشتہ اور دوائی کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ویسے اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں تم سے؟ سائمہ تھوڑی جھکی تھی۔ جی پوچھیں۔ انادل مدھم سا مسکرائی تھی۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ میرا مطلب کہ پارٹی میں سب اتنا تیار ہو کر آئے تھے اور تم سب سے الگ لگ رہی تھی۔ سائمہ کی بات کا مطلب سمجھتے انادل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، جبکہ سائمہ تو مسحور کن انداز میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دل فریب تھی، واقعی شاہ کی پسند لاجواب تھی۔ اگر 1000 سفید پھولوں میں ایک گلاب کا پھول کھلا ہو تو عجیب کیسے لگنا چاہیے؟ انادل نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو، بالکل میرے کزن کی طرح۔ انادل کی مسکراہٹ یکدم ہی سمٹی تھی اور اب چہرے پر محض اضطراب تھا۔ سائمہ بہت غور سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تم ایک بات بتاؤ، میرا کزن نہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، مگر اس معاملے میں اس کی قسمت بہت خراب نکلی۔ وہ دھوکہ دے کر چلی گئی اسے۔ سائمہ نے جان بوجھ کر یہ موضوع چھیڑا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے کزن نے اسے دھوکہ دیا ہو۔ انادل خاموش نہ رہ سکی تھی۔ ناممکن، میرا کزن بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے زبردستی اپنے ہونٹ کھینچ لیے تھے۔
वैसे इस लड़की के जाने के बाद मैंने शान को सहारा दिया और अब हम बहुत खुश भी हैं। वो मुझसे भी मोहब्बत करता और मैं भी इससे। अनादिल का दिल करची करची हुआ था। इससे मोहब्बत बल्कि इश्क के दावे करने वाला शख्स इतनी आसानी से कैसे किसी और से मोहब्बत के दावे कर सकता है। एक हफ्ते बाद रिश्ता बहुत अच्छा है। अनादिल चचा जान के जानने वाले हैं। इन्होंने सारी जिंदगी बैर के मुल्क में गुजारी है, मगर इनका बेटा पाकिस्तान में ही रहा है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। नाबिया से फ़ोन पर समझा रही थी, अपिया मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से आप हाँ कर दें। लड़का बिजनेसमैन हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो या लंगड़ा हो, मुझे अब बस शादी करनी है। अनादिल ने फैसला कर लिया था। अगर शान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता था तो वो क्यों नहीं। क्या तुम राज़ी हो? अनाबिया को शदीद झटका लगा था। हाँ। अच्छा, तस्वीर भेजो तुम्हें इसकी। वो वाकई बहुत खुश हुई थी। नहीं, मुझे इस सब में दिलचस्पी नहीं है। आप बस चचा जान से कह दे मेरी 1 महीने नहीं बल्कि 1 हफ्ते में शादी कर दे। खून बंद किए घुटनों में सर दिया, वो जोरों कतार रो रही थी। इसकी होने वाला हमसफर कौन था, क्या करता था, कैसा देखता था, खती के इसका क्या नाम था। अनादिल को सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे बस इतना पता था कि शान की शादी करने से पहले इसे शादी करनी है, ताकि वो इसे दिखा सके कि वो उसके बगैर खुश रह सकती है। कुछ देर बाद फोन एक बार फिर बजा तो अपने आंसू साफ करते अनादिल ने नागवारी से फोन उठाया था। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई थी। निशान बता रहे थे कि तुम इनसे पार्टी में मिल चुकी हो। बहुत ही अच्छे और महज़िब लोग हैं। अनादिल ने बेजारियत से आंखें घुमाई थी। वो लड़के का नाम भी बताया था। क्या नाम था? अनाबिया ने सोचते हुए कहा था। हाँ, शाहान। शाहान नाम था। नर्म गुजादा बिस्तर से वो ऐसे उछली थी जैसे से 440 वाट का झटका लगा हो। शाहान। शान के साथ गुजारा गया एक लम्हा जैसे इसकी आंखों के सामने लहराया था। अच्छा नाम है ना? तस्वीर भेजी है मैंने तुम्हें, देखकर बताओ कैसा है। अनादिल ने फौरन ही कॉल काट कर तस्वीर देखी थी। शाहान इसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। चंद लम्हे लगे थे इसे सारी सूरत हाल समझने में। तुम नहीं सुधर सकते। आंखों में फौरन सुर्खी उतरी थी। वो शख्स कभी नहीं सुधर सकता था। अब जब सब खत्म हो चुका था तो फिर रिश्ता भेजने का मकसद। आखिर तलाक के बाद कौन रिश्ता भेजता है? अनादिल ने अफसोस और गुस्से की मिली जुली कैफियत में नफी में सर हिलाया था। वो समझ चुकी थी कि शान इससे बदला ले रहा था। अनादिल ने इसे जिस तरह से धुतकारा था, अब उसकी रुसवा करना चाहता था। वो अब सब समझ चुकी थी। वो जानता था ये नामुमकिन है, मगर इस सब के बावजूद भी इसने रिश्ता भेजा था ताकि अनादिल इनकार कर दे, और जब इसकी इनकार की वजह पूछी जाए तो शाहान सबको सच बता दे। अनादिल ने फौरन ही अनाबिया को कॉल मिलाई थी। अब क्या? अभी आप चचन जान से कोई बात मत कीजिएगा। अनादिल को सही महीनों में अब ठंडे पसीने आने शुरू हुए थे। 1 साल बाद अगर अब शान से इंतकाम लेगा तो अनादिल के पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? अब क्या हुआ? अनाबिया को अपनी बहन के बदलते व्यवहार सब सह लगे थे। अपिया प्लीज, अभी आप मेरी तरफ से हाँ मत कीजिएगा। मैं आप सबको बताऊंगी, मगर थोड़ा सा वक्त दे दे। 10 मिनट की बहस के बाद भला आखिर अनाबिया रजामंद हो ही गई थी। बहुत मुश्किल से अनादिल ने इशफाक साहब के मोबाइल से शाहान का नंबर निकाला था। वो खुद तो कब का इसका नंबर और मैसेज का हर चीज डिलीट कर चुकी थी।